दोस्तों तारीख थी 5 अगस्त 2024। जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते उग्र प्रदर्शनों में तब बदल गया जब प्रदर्शनकारी देश के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा होकर सरकार से इस्तीफे की मांग करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि पीएम शेख हसीना को आनन फानन में अपना देश छोड़कर भारत में पॉलिटिकल असाइलम तलाशना पड़ा और पीछे रह गया राजनीतिक अस्थायित्व के बीच झूलता एक 17 करोड़ की जनसंख्या वाला देश। दूसरी तरफ 1 पॉइंट डिमांड के नाम से शुरू हुए इस प्रोटेस्ट को लोगों ने अलग अलग तरीकों से जज किया। किसी ने इसे अवामी लीग की अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट के खिलाफ एक पॉपुलर अपराइजिंग माना, तो किसी ने इसे एक यूएस बैक्ड कनिंग एजेंडा। किसी के लिए ये प्रोटेस्ट प्रेस की फ्रीडम पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस का रिपल्सिव इफेक्ट था, तो किसी के लिए इंक्रीजिंग सीपीआई यानी करप्शन, इन्फ्लेशन और प्राइसिंग से निजात पाने का रास्ता। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 2024 के नाम से फेमस हुए इस रिवॉल्ट में हमने कई अजीबोगरीब घटनाओं को विटनेस तो किया ही। एग्जाम्पल के लिए प्रोटेस्टर्स द्वारा बंग बंधु यानी बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले एक मुजीबुर रहमान को डिस्ट्रॉय करना, या उनके द्वारा पीएम शेख हसीना के रेसिडेंस में घुस जाना और फिर वहां से कीमती सामान को चुराना। लेकिन मेरे लिए यहाँ सबसे हैरान करने वाला जो फैक्टर रहा दोस्तों, वो था इस रिवॉल्ट का वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेंटर वर्सेस राइट एंड लेफ्ट में डिवाइडेड था। दरअसल दोस्तों, शेख हसीना के खिलाफ हुआ ये रिवॉल्ट शायद बांग्लादेश के 5 दशक लंबे इतिहास का वो पहला मौका था जब देश की सेक्युलर लेफ्टिस्ट और इस्लामिक राइटिस्ट फोर्सेस एक साथ खड़ी नजर आई, जबकि इससे पहले हमेशा इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे को अपोज करते हुए देखा गया था। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का कोर बिलीफ सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक तरफ जहां बांग्लादेश में मौजूद सेक्युलर लेफ्टिस्ट फोर्सेस की आइडियोलॉजी या उनके फंडामेंटल रिफॉर्म्स और एथियज्म यानी नास्तिकता पर बेस्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट फोर्सेस कुरान और हदीस में मेंशन्ड रूल्स एंड रेगुलेशन में बिलीव करती हैं। सेक्युलर फोर्सेस का कोर बिलीफ सिस्टम सोशलिज्म, सोशल जस्टिस और सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट जैसे आइडियाज को प्रमोट करता है, तो वहीं इस्लामिस्ट फोर्सेस का कोर बिलीफ सिस्टम शरिया लॉ के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और सोसाइटी बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज एंड मॉरल्स को एडवोकेट करता है। यही कारण है कि इस तरह के दो ग्रुप्स का बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट के दौरान एक साथ आना अपने आप में हैरान करने वाला था। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और आरएसएस और जेआईएच यानी जमात इस्लामी हिंद जैसे दो टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले ग्रुप एक साथ खड़े नजर आए। ऐसे में यह दो बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहला तो ये कि आखिर शेख हसीना के राज में ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे के विचारों का विरोध करने वाले ये दो फैक्शंस एक हो गए, और सवाल नंबर 2 कि अब जब बांग्लादेश में रिवॉल्ट खत्म हो गया है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार देश को स्थायित्व प्रदान करने में जुटी है, तो क्या ये दोनों ग्रुप इसी तरह एक साथ खड़े नजर आएंगे? क्या है कहानी बांग्लादेश के इस आइडियोलॉजिकल बैटल की? आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी का यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन अभी अवेलेबल है 24,999 रुपए में, और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। और दोस्तों ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसके प्लस कोर्सेज ने 70+ सिलेक्शंस दिए हैं, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस और एक्सेस अनलिमिटेड बैचेस का। और साथ ही करेंट ऑफर के तहत अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 12 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स एक्स्ट्रा और 18 मंथ्स के साथ 4 मंथ्स एक्स्ट्रा। तो अभी जाइए और ये सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी सीरियस यूपीएससी तैयारी को शुरू कीजिए। और चलिए अब आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द आइडियोलॉजिकल बैटल ऑफ शाहबाग वर्सेस हिफाजत। दोस्तों बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट के दौरान देश की सेक्युलर लेफ्टिस्ट और इस्लामिक राइटिस्ट फोर्सेस कैसे एक हो गई, इस बात को समझने से पहले आइए हम ठीक से जान लेते हैं कि यहाँ हम जिन दो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स की बात करने वाले हैं वो कौन है, उनका इमर्जेंस कैसे हुआ और उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, क्योंकि ऐसा करके ही हम ये समझ पाएंगे कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की विचारधारा का विरोध क्यों करते हैं, और अभी जब ये कुछ देर के लिए साथ आए भी हैं तो ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले अगर हम बांग्लादेश की सेक्युलर लेफ्टिस्ट फोर्सेस की बात करें तो करंट कॉन्टेक्स्ट में इन्हें शाहबाग प्रोटेस्ट के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस ग्रुप का इमर्जेंस साल 2013 में तब हुआ जब इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने अब्दुल कादर मोला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। आईसीटी साल 2009 में फॉर्म की गई एक डोमेस्टिक वॉर कोर्ट थी जिसका काम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर यानी 1971 के दौरान जेनोसाइड कमिट करने वाले सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना था।
दरअसल हम सब जानते हैं दोस्तों कि यह 1971 में बांग्लादेश, जो तब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो वेरियस पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के चलते वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहा था। जब वेस्ट पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में उठ रही रिफॉर्म्स की मांग को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो उसने आनन फानन में 25 मार्च 1971 की सुबह ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करके बांग्लादेशी पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री पर्सनल्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 26 मार्च को दोनों फैक्शन आमने सामने आ गए, जिसने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध का औपचारिक बिगुल बजा दिया। दोनों देशों के बीच छिड़ी ये जंग तकरीबन 9 महीनों तक चली और इस दौरान बांग्लादेशी आर्मी द्वारा बांग्लादेश में एथनिक क्लेंजिंग के नाम पर मास मर्डर्स और जेनोसाइडल रेप्स किए गए। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस दौरान करीब 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी महिलाओं के साथ असॉल्ट और रेप हुआ और साथ ही पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटी से परेशान होकर करीब 3 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को अपना घर छोड़कर इंडिया और म्यांमार में शरण लेनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेशियों पर हो रहे ये अत्याचार सिर्फ अकेली पाक आर्मी नहीं कर रही थी, बल्कि खुद बांग्लादेश के कई लोग अपने ही देशवासियों के दुश्मन बने हुए थे। उस दौरान इस तरह के लोग कई न्यूली एक्टिव ग्रुप्स का पार्ट थे, जैसे अल बदर, अल शम, ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमेटी, मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी, जो सब कंबाइनली बांग्लादेश के इस्लामिक राइटिस्ट आइडियोलॉजिकल ग्रुप का पार्ट थे। इनमें से ज्यादातर ग्रुप्स पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करने वाली ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स को रिप्रेजेंट करते थे दोस्तों, जिनका ऑब्जेक्टिव युद्ध के एक भी नियम को न मानते हुए कैसे भी बंदूक के दम पर ईस्ट पाकिस्तान में शुरू हुए रिवॉल्ट को शांत करना था। लेकिन इन सभी मिलिशिया फोर्सेज में सबसे बड़ा नाम जिस ग्रुप का था वो था रजाकर, और जिसके लिए काम कर रहे वॉलंटियर्स को रजाकर्स कहा जाता था। दोस्तों, रजाकर पाक आर्मी के जनरल टिक्का खान द्वारा खड़ी की गई एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, जिसने 1971 वॉर के दौरान बांग्लादेशी सॉइल पर सबसे हीनियस क्राइम्स को अंजाम दिया था। यही कारण है कि जब बांग्लादेश फाइनली पाकिस्तान से आजाद हुआ तो रजाकर्स को जुदास यानी ट्रेटर्स के नाम से बुलाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, रजाकर्स नाम का ये शब्द सिर्फ टिक्का खान वाले पैरामिलिट्री ग्रुप के वॉलंटियर्स के साथ ही एसोसिएटेड नहीं था, बल्कि आजादी के बाद बांग्लादेश की लेफ्ट विंग फोर्सेज ने अल बदर से लेकर जमाते इस्लामी जैसे वेरियस राइट विंग ग्रुप्स, जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पाक आर्मी का साथ दिया था, उन सभी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों को रजाकर्स ही कहकर डिनोट करना शुरू कर दिया। आलम यह हुआ कि आज रजाकर नाम के इस शब्द को बांग्लादेश में किसी गाली से कम नहीं समझा जाता। रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे, तब उन्होंने भी कई दफा अपने भाषणों में प्रोटेस्टर्स के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। बहरहाल साल 2013 में कन्विक्ट हुआ अब्दुल कादर मूला भी ऐसा ही एक रजाकर था, जिसका एसोसिएशन जमाते इस्लामी के साथ हुआ करता था, और इसीलिए दोस्तों उसका ICT के द्वारा ट्रायल भी किया जा रहा था। और इसके बाद समस्या तब शुरू हुई दोस्तों, जब साल 2013 में ICT ने अपने जजमेंट में अब्दुल कादर को उसके क्राइम्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। हालांकि देश में एक्टिव लेफ्ट विंग फोर्सेस का इस पर कहना था कि जो हीनियस क्राइम्स 1971 में जमाते इस्लामी ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड लोगों ने किए थे, उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन यानी फांसी ही एकदम सही सजा है। और बस फिर क्या होना था दोस्तों, ICT के इस फैसले को अनफेयर मानते हुए बांग्लादेश की लेफ्ट विंग फोर्सेज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और प्रोटेस्टर्स 1971 में कन्विक्ट हुए सभी अक्यूज के लिए एग्जीक्यूशन की मांग करते हुए ढाका में मौजूद शाहबाग स्क्वायर में इकट्ठा होने लगे। साथ ही अब प्रोटेस्टर्स ने सरकार पर जमाते इस्लामी जैसे और दूसरे कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट ग्रुप्स को इलेक्शन में बैन करने और उन्हें दिए जाने वाले इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को भी विड्रॉ करने की बात करना भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, अब क्योंकि इस दौरान बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग का राज हुआ करता था, जिसने किसी समय इन्हीं लेफ्ट विंग फोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने सपोर्ट बेस को मजबूत किया था, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्टर्स की डिमांड को एड्रेस करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही जमाते इस्लामी को इस बात का पता चला तो उसके प्रोटेस्टर्स भी सड़कों पर आ गए, और इसके बाद जल्द ही ये पूरा मामला तब गर्मा गया जब 15 फरवरी की सुबह जमाते इस्लामी की स्टूडेंट विंग अंसारुल्लाह बंगला टीम ने अहमद राजिब हैदर AKA थावा बाबा नाम के एक लेफ्ट विंग ब्लॉगर की हत्या कर दी। इसके बाद करीब 1 महीने तक बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में सेक्युलर लेफ्टिस्ट और इस्लामिक राइटिस्ट फोर्सेस आपस में भिड़ती रही, जिसके चलते बांग्लादेश ने अपने आजाद इतिहास के वर्स्ट पॉलिटिकल वायलेंस को विटनेस किया। अब क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत ढाका के शाहबाग स्क्वायर से हुई थी, इसीलिए यहाँ से स्टेट की लेफ्ट विंग फोर्सेस को कंबाइनली शाहबाग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स कहा जाने लगा। और चलिए, अब ये तो बात हुई शाहबाग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स की, जो बांग्लादेश की लेफ्ट विंग फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसको काउंटर करने वाली हिफाजत ग्रुप और उसकी आइडियोलॉजी की। दोस्तों, हिफाजत ग्रुप, जिसे ऑफिशियली हिफाजत इस्लाम कहा जाता है, वो बांग्लादेश में एक्टिव एक ऐसा कंजर्वेटिव इस्लामिक ग्रुप है जिसके ज्यादातर मेंबर्स हार्डलाइन रिलीजियस टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं।
ये ग्रुप बांग्लादेश में बेस्ड कौमी मदरसों के जरिए खुद को जीवित रखता है और इस ग्रुप का इमर्जेंस साल 2010 में एक ऐसे प्रेशर ग्रुप के तौर पर हुआ जो साल 2009 में शेख हसीना की आवामी लीग द्वारा लाई गई वुमेन डेवलपमेंट पॉलिसी का विरोध कर रहा था। दरअसल साल 2009 में हसीना सरकार बांग्लादेश की औरतों को एम्पावर करने, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने और उन्हें ज्यादा लीगल राइट्स देने के लिए एक पॉलिसी लेकर आई थी। और ऐसे में बांग्लादेश में मौजूद वो लोग जो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजीज में बिलीव करते थे, वो नहीं चाहते थे कि सरकार बांग्लादेशी औरतों को इस तरह राइट्स प्रोवाइड करे, इसीलिए उन्होंने हिफाजत का फॉर्मेशन किया। हालांकि इस बात पर अगर द इकोनॉमिस्ट की माने दोस्तों, तो हिफाजत सऊदी में बैठे कट्टरपंथियों द्वारा फाइनेंस्ड एक ग्रुप है। बहरहाल ये ग्रुप पहली बार लाइमलाइट में तब आया जब इसने 24 फरवरी 2010 को चिटागोंग के लालडिघी मैदान में एक मैसिव रैली को होस्ट करने की बात कही। इस रैली का ऑब्जेक्टिव हसीना सरकार के उस मूव को रोकना था जिसके तहत वो देश में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को बैन करते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए मदरसों पर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को रोकना चाहती थी। हालांकि हसीना सरकार ने इस रैली को कंडक्ट होने नहीं दिया और इसके बाद ये ग्रुप 2013 में उस समय फिर सामने आया जब शाहबाग स्क्वायर में बांग्लादेश की लेफ्ट विंग फोर्सेस आईसीटी के डिसीजंस का विरोध कर रही थी। और दोस्तों, ये वो दौर था जब जमाते इस्लामी जैसे रेडिकल राइट विंग ग्रुप्स पर सरकार की मॉनिटरिंग बढ़ती जा रही थी और ऐसे में हिफाजत को लगा कि ये बेस्ट टाइम है कि जब वो जमात के वीक होने से क्रिएट हुए पावर वैक्यूम का फायदा उठाए और देश में रेडिकल इस्लामिक सेंटिमेंट रखने वाले लोगों को अपनी ओर मोबिलाइज करे। और बस फिर क्या था दोस्तों, शाहबाग प्रोटेस्ट की ही तरह हिफाजत ने भी सरकार के सामने अपने वेरियस डिमांड्स को एक 13 पॉइंट चार्टर के रूप में पेश किया। हालांकि हिफाजत द्वारा पेश किए गए चार्टर की डिमांड काफी मिक्स एंड मैच्ड थी, क्योंकि एक तरफ इसमें औरतों पर हिजाब इम्पोज करने की बात थी, तो वहीं दूसरी तरफ डाउरी जैसी प्रैक्टिसेस पर बैन लगाने का भी लार्ज आइडिया प्रपोज किया गया था। लेकिन फिर भी इस चार्टर का 90% नेचर राइट विंग फोर्सेस की आइडियोलॉजीज को ही रिप्रेजेंट करता था, जो हिफाजत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। जैसे एथीस्ट ब्लॉगर को पनिश करते हुए ब्लास्फेमी लॉ को इंट्रोड्यूस करना, यानी ऐसा लॉ जो देवी देवताओं या रिलीजियस फिगर्स के खिलाफ कुछ भी लिखने या उनका मजाक बनाने वालों को एक कैपिटल ऑफेंस मानते हो। इसमें अहमद यास को ऑफिशियली नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने की बात कही गई थी और मदरसों और उलेमाओं को और ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करने का भी आइडिया रखा गया था। इस चार्टर को पेश करते ही हिफाजत को बांग्लादेश में मौजूद उन करोड़ों लोगों का साथ मिल गया जो जमात के किसी नए ऑल्टरनेटिव को तलाश कर रहे थे। इसके बाद हिफाजत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल उनका ग्रुप नए नए इश्यूज का सहारा लेकर बांग्लादेश के इस्लामिक राइट विंग का रहनुमा बन गया। एग्जाम्पल के लिए साल 2017 में हिफाजत ने कोर्ट्स में लगाई जाने वाली ग्रीक गॉडेसेस की मूर्ति का विरोध किया और उसे एक एंटी इस्लामिक सिस्टम बताया। सिमिलरली 2021 में जब पीएम मोदी बांग्लादेश के 50th इंडिपेंडेंस डे पर शरीक होने गए, तब ये ग्रुप एयरपोर्ट्स के बाहर प्रोटेस्ट करता नजर आया। और दोस्तों, अब तक की कहानी सुनकर आप ये तो समझ गए ही होंगे कि कैसे शाहबाग और हिफाजत बांग्लादेश में मौजूद दो एकदम डिफरेंट आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रुप मॉडर्न आइडिया, ज्यादा लिबर्टी और सेक्युलरिस्टिक स्ट्रक्चर में बिलीव करता है, तो दूसरा पुराने रीति रिवाज और आदर्शों में। एक आग है तो दूसरा पानी, एक शांत है तो दूसरा उग्र। तो फिर दोस्तों, 1 पॉइंट डिमांड प्रोटेस्ट के दौरान ये दोनों विंग्स एक साथ कैसे आ गई? रीजन बिहाइंड शाहबाग हिफाजत मर्जर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि कैसे शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए प्रोटेस्ट को लोगों ने अपने अपने नजरियों से जज किया। कुछ लोगों की माने तो बांग्लादेश के कमजोर होते आर्थिक हालात, जहां गरीबी और बेरोजगारी अपना फन फैला रही है, वो शेख हसीना के पतन का कारण बने। तो वहीं कुछ लोगों के लिए इसका जिम्मेदार वो अमेरिका था जो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में अपने लिए एक बेस चाहता था। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ ठीक से देखें तो शेख हसीना के खिलाफ हुए तख्तापलट का एक प्रोमिनेंट कारण ये भी था कि वो वक्त के साथ एक अथॉरिटेरियन रूलर में ट्रांसफॉर्म होती जा रही थी, यानी कि एक ऐसा लीडर जो स्टेट की सारी पावर्स को बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के अपने पास होल्ड करके रखना चाहती हो। एक्सपर्ट्स की माने तो बीते कुछ सालों में शेख हसीना की आवामी पार्टी स्टेट में एक अथॉरिटेरियन रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, ताकि पार्टी अपने प्रभुत्व को बढ़ाते हुए दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को सप्रेस कर सके। और ऐसा करने के लिए आवामी लीग ने कई कानूनों को पास किया जो ड्रैकोनियन नेचर के थे। एग्जाम्पल के लिए साल 2018 में लाया गया डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हुए सरकार के खिलाफ बात करने वालों पर हार्श पेनल्टीज इंपोज करता था। और साल 2021 में कार्टूनिस्ट अहमद कबीर किशोर और राइटर मुश्ताक अहमद को इसी डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसीलिए जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कोविड पैंडेमिक के दौरान सरकार के रिस्पॉन्सेज को क्रिटिसाइज करते हुए अपने फेसबुक पेज पर कुछ कार्टून्स और कॉमेंट पोस्ट किए थे, जहां बाद में तो कार्टूनिस्ट अहमद कबीर की जेल में मौत भी हो गई थी।
दरअसल दोस्तों, अहमद कबीर किशोर और मुश्ताक अहमद जैसे इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट शाहबाग और हिफाजत दोनों ग्रुप से आते हैं और लार्जली ऐसे लोगों को उनके ओपिनियन के लिए आवामी लीग के द्वारा टारगेट किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट शहीदुल आलम, जो साल 2018 में टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर भी थे, उन्होंने हसीना सरकार के आईटी एक्ट के सेक्शन 57 के तहत 107 दिनों तक जेल में इसलिए बंद रखा गया था क्योंकि वो सरकार पर इंस्टीट्यूशनल करप्शन का आरोप लगा रहे थे। सिमिलरली देश की राइट विंग पार्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले ममूनुल हक, जो हिफाजत इस्लामी के लीडर थे, उन्हें भी ऐसे ही सिमिलर मैनर में अरेस्ट कर लिया गया था। और दोस्तों, असल में आवामी लीग द्वारा उठाए जा रहे ये हार्श एक्शंस ही वो वजह थे कि देश की लेफ्ट और राइट दोनों विंग्स में शेख हसीना को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो इन दोनों विंग्स ने अनऑफिशियल चैनल से एक मास पब्लिक प्रोटेस्ट का प्लान बनाया। और आपने भी नोटिस किया होगा कि प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादातर लोग स्टूडेंट थे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि शाहबाग और हिफाजत दोनों ही ग्रुप्स के पास एक बड़ा स्टूडेंट बेस है, जिनकी ट्रू पावर को हमने प्रोटेस्ट के दौरान विटनेस किया। यानी शेख हसीना के अथॉरिटेरियन रूल को ब्रेक करने के लिए ये दोनों आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स पहली बार एक साथ आए, जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद अब उनके देश में वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गई है जहां ये दोनों ग्रुप्स अपने पर्सनल बिलीफ्स को साइड में रखकर एक ऐसे बांग्लादेश का फॉर्मेशन करेंगे जो सभी के विचारों के अनुकूल हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता दिखाई देता है दोस्तों? कैन दीज ग्रुप्स रियली कोएग्जिस्ट टुगेदर? दोस्तों, बांग्लादेश की इस लेफ्ट विंग राइट विंग की सिचुएशन को देखकर मुझे एक कहावत याद आती है जो कहती है कि राजनीति में रिश्ते सिर्फ अवसरों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, रिश्ते निभाने के लिए नहीं। यानी पॉलिटिक्स में रिलेशंस को सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बिल्ड किया जाता है और इन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए नहीं। और दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शेख हसीना के अथॉरिटेरियन रूल को समाप्त करने के लिए ये दोनों अलग अलग आइडियोलॉजीज के फैक्शन साथ आए थे, लेकिन इस बात की उम्मीद भी लगभग ना के बराबर ही है कि लॉन्ग रन में ये दोनों ग्रुप्स इसी तरह एक साथ सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसकी वजह एकदम साफ है दोस्तों कि दोनों ही ग्रुप्स की आइडियोलॉजीज बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, और ऐसे में इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि दोबारा जल्द ही ये दोनों विंग्स किसी बात को लेकर आमने सामने हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए सेक्युलर लेफ्टिस्ट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक राइटिस्ट को मदरसे चाहिए। तो ऐसे में अगर एक कलेक्टिव सरकार आती है तो ऐसे में बांग्लादेश का एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा? लेफ्टिस्ट अहमदियास को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन राइटिस्ट उन्हें मुस्लिम ही नहीं मानते, तो ऐसे में इस 1 लाख लोगों की माइनॉरिटी का क्या होगा? इस तरह के कई सवाल इस सो कॉल्ड पोस्ट रेवोल्यूशन एरा में बांग्लादेश से पूछे जाएंगे, और शायद इनमें से कई सारे इनके बीच की टसल का भी कारण बने। और दोस्तों, इस एरा में इस तरह की टसल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कैंडिडेट मोहम्मद इस्माइल को इसलिए इंटेंस स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके लिंक इस्लामी छात्रा शिविर नाम की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे जो राइट विंग के साथ एसोसिएटेड थी, जबकि ढाका यूनिवर्सिटी के ज्यादातर प्रोफेसर्स लेफ्ट विंग से आते हैं, और ऐसे में वो नहीं चाहते कि कोई भी राइट विंग वाला आकर उन्हें गवर्न करे। नतीजा ये हुआ कि इस्माइल को ढाका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं अपॉइंट किया गया, और अब वो किसी रूरल यूनिवर्सिटी में अपॉइंटेड है। ऐसा ही एक सिमिलर सिचुएशन समीना लुत्फा और कमरुल हसन के साथ भी अगर हुआ, जिनका अपॉइंटमेंट एजुकेशन कमेटी से इसलिए डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि कमेटी के बाकी मेंबर्स जो राइट विंग से आते थे, उनके अकॉर्डिंग ये दोनों लेफ्ट विंगर्स प्रो LGBTQ और एंटी इस्लामिक है। ऐसे में इस तरह के केसेस को देखकर तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने भले ही खुद को हसीना के कहर से बचा लिया हो, लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार शाहबाग और हिफाजत नाम के इन दोनों फैक्शंस के बीच बैलेंस नहीं बना पाई तो शायद बांग्लादेश के हालात पहले से भी और ज्यादा खराब हो जाएं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या शाहबागी और हिफाजती एक साथ कोएग्जिस्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।